अस्सलाम वालेकुम जी। कैफ 8 ऑडिट एंड इंश्योरेंस लेक्चर नंबर 6 है जी आज हमारा। होपफुली आप लोगों ने पिछला लेक्चर सुन लिया होगा, क्योंकि अगर वो नहीं सुना तो आज वाली बातें बिल्कुल समझ नहीं आनी, तो वो सुनना है। उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया है कि ऑडिटर्स किस तरह अपॉइंट होते हैं, फर्स्ट ऑडिटर्स कौन अपॉइंट करता है। क्विकली एक रीकैप कर लेते हैं। फर्स्ट ऑडिटर्स कंपनी बनने के, इनकॉर्पोरेशन के 90 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ने डिसाइड करना होता है, उनको हायर करना होता है। और वो ऐसे ऑडिटर्स जो इस तरह अपॉइंट होते हैं फर्स्ट ऑडिटर्स, वो कंपनी की पहली एजीएम तक कंपनी के ऑडिटर ही रहते हैं, कंपनी की पहली एजीएम के एंड होने तक। अब पहली एजीएम आपको पता है कंपनीज एक्ट में कैफ 7 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से 16 महीनों के अंदर अंदर फर्स्ट एजीएम कभी भी करवा सकते हो। फर्स्ट ऑडिटर हो गया। अब इसके बाद सब्सिक्वेंट से मुराद गया कि फर्स्ट के अलावा बाकी आइंदा जो भी होने उनको सब्सिक्वेंट बोला जाएगा। वो हमेशा एनुअल जनरल मीटिंग पे उनको आपने अपॉइंट करना है। कौन करेगा? नहीं, मेंबर्स करेंगे। कंपनी लिखा हुआ है एवरी कंपनी शेल, तो कंपनी से मुराद यहाँ पे क्या है? मेंबर्स हैं। क्योंकि अगर वो उसने बोर्ड लिखना हो तो वो अलग से उसको डायरेक्टर्स वगैरह लिखता है। तो कंपनी की बात क्या होती है कि मेंबर्स करेंगे। मेंबर्स ने भाई उसको करना है, ठीक है, और हर एजीएम पे करना है। अब जो आपकी नेक्स्ट एजीएम होती है कैफ 7 में आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि वो आपने फाइनेंशियल ईयर एंड होने के कंपनी ने उसके 120 दिन के अंदर अंदर करनी होती है, जो कि प्रैक्टिकली अगर 30 जून फाइनेंशियल ईयर एंड है तो आपके 120 दिन 28 अक्टूबर बनते हैं। 28 अक्टूबर तक आप कभी भी कर सकते हो अपनी एजीएम। उसके अंदर मेंबर्स इसको करते हैं। अब ये जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर होते हैं ये कब तक कंपनी के ऑडिटर्स रहते हैं भाई? जब तक अगली एजीएम का एंड नहीं होता, ठीक है। अब ये तो दो सिचुएशन होगी, लेकिन कई बार क्या होता है जी, रिमूव भी कर दिया जाता है किसी वजह से उनको ऑडिटर्स को, या कई बार वो इनएलिजिबल हो जाते हैं। आज हम क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन को पढ़ेंगे तो वो कई बार पहले क्वालिफाइड होते हैं, एलिजिबल होते हैं ऑडिटर बनने के लिए, बाद में डिसक्वालीफाई होते हैं, उस वजह से निकालना पड़ जाता है। कई बार वो रिज़ाइन कर जाते हैं, कई बार उनका वो डेथ वगैरह भी हो जाती है। अब ये होती है कैजुअल वैकेंसी। इस केस में क्या होगा? इस केस में भाई फिर बोर्ड ने 30 दिन के अंदर अंदर करना है। एक लॉजिक इसके पीछे यही है, कल भी मैंने बताया था, जब भी एमरजेंसी सिचुएशन होती है, जल्दी जल्दी काम करना होता है, तो फिर कंपनीज एक्ट कहता है कि भाई बोर्ड वालों तो आप लोग खुद कर लो, डायरेक्टर्स कर लें, ठीक है। जब तसल्ली वाला काम हो तो फिर एनुअल जनरल मीटिंग पे कर लेते हैं। फर्स्ट ऑडिटर होते हैं, जल्दी जल्दी अपॉइंट करने हैं, 90 दिन के अंदर अंदर डायरेक्टर्स कर लें। कैजुअल वैकेंसी 30 दिन के अंदर फिल करनी है तो डायरेक्टर्स कर लें, ठीक है। अब ये जो कैजुअल वैकेंसी के अंदर भी जो बंदा रखा गया है नया, ये वही होगा कि जब तक अगली एजीएम नहीं होती उसके एंड तक यही ऑडिटर उनका रहेगा। लेकिन एक कैजुअल वैकेंसी ऐसी है जिसके केस में अप्रूवल लेना पड़ेगा कमीशन का। पहले कमीशन हायर नहीं करेगा, उनको अपॉइंट नहीं करेगा, लेकिन अप्रूवल लेना पड़ेगा। वो कौन सी थी? अगर ऑडिटर को रिमूव किया जाता है, ये ऐसी कैजुअल वैकेंसी है जिसके केस में डायरेक्टर्स अपॉइंट तो करेंगे 30 दिन के अंदर, लेकिन अपॉइंट करने से पहले अप्रूवल लेंगे कमीशन का, ठीक है। अच्छा, अब फिर चौथे नंबर पे आते हैं कमीशन। वो कहते हैं जब आप लोग फेल हो गए सारे तो फिर मैं आगे अपॉइंट कर दूंगा। सिंपल सी बात है। मुआवजा इनका रेम्यूनरेशन फीस कौन सेट करेगा? जो हायर कर रहा है वही करेगा, ठीक है। जो अपॉइंट कर रहा है वही उनकी फ़ी वगैरह भी सेट करेगा। चलें जी, आज आगे हम पढ़ते हैं रेजोल्यूशंस रिलेटिंग टू द अपॉइंटमेंट और रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स, कि आपने इनको अपॉइंट किस तरह करना है, कौन सी रेजोल्यूशन उसके लिए चाहिए, और अगर रिमूव करना है तो कौन सी रेजोल्यूशन चाहिए, उसको देख लेते हैं। अच्छा, अब वो कह रहे थे वाइल द कंपनीज एक्ट डज नॉट गिव स्पेसिफिक गाइडेंस एज टू द रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर्स। ऑडिटर्स की रेजिग्नेशन के ऊपर कंपनीज एक्ट नहीं बोल रहा। क्यों? क्योंकि भाई कंपनीज एक्ट लगता है कंपनीज के ऊपर, उसके अंदर ऑडिट किस तरह होना है, कैसे करना है, ये बातें तो है ही नहीं। ऑडिटर के ऊपर थोड़ी है कि आपने किस तरह रिजाइन करना है। ऑडिटर के ऊपर तो आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स लगता है। ऑडिट के ऊपर तो आपके जो आइजाज हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, वो लगते हैं। कंपनीज एक्ट तो लगता है कंपनीज के ऊपर कि कंपनीज की क्या जिम्मेदारी, इसलिए वो रेजिग्नेशन के ऊपर कोई स्पेसिफिक गाइडेंस वहां पर नहीं है। हाँ, कंपनी ने उनको कैसे निकालना है इसके ऊपर जरूर होगा, क्योंकि कंपनी का मामला आ गया ना। बात आ रही है आपको समझ? कंपनी ने कुछ करना है, वो लिखा हुआ है कंपनीज एक्ट में, लेकिन अब हर बंदे ने जो करना है, मतलब सप्लायर ने क्या करना है इनके साथ, कस्टमर ने क्या करना है, ये सारी बातें तो नहीं ना यहाँ पे लिखी होंगी, ठीक है। तो इसलिए ऑडिटर ने किस तरह रिजाइन करना है वो नहीं लिखा हुआ। ऑडिटर साहब जब मुनासिब उनको लगे वो रिजाइन कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उनको फिर आईकैप का कोड ऑफ एथिक्स है जो हम पढ़ेंगे भी, उसके जो है तरीकाकार है उनको फॉलो करना पड़ेगा, ओके। अच्छा, तो वो कह रहा है कि भाई अपॉइंटमेंट और रिमूवल के ऊपर ज़रूर मैकेनिज्म हमारा मौजूद है। तो क्या एक्ट कहता है अ नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड फॉर अ रेजोल्यूशन एट अ कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंटिंग एज ऑडिटर अ पर्सन अदर देन अ रिटायरिंग ऑडिटर। ये बात ज़रा समझ लें आप। अगर आपने फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करने हैं, कंपनी की ज़िंदगी के पहले ऑडिटर हैं जो आपने 90 दिन के अंदर अंदर करने हैं इनकॉर्पोरेशन के, ठीक है।
उस केस में कंपनी और सिंपल कर देते हैं, बोर्ड वाले कर देते हैं। उस केस में तो ना जनरल मीटिंग होनी है ना कुछ होना है। इसका मतलब आप इसके साथ लिख लें कि भाई नॉट दिस इज़ नॉट द केस फॉर फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर के ऊपर ये वाली बात अप्लाई नहीं हो रही, ये बात हो रही है अप्लाई सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स के लिए। या आप ये साथ लिख लें कि ये बात सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स के ऊपर अप्लाई हो रही है। भाई जब भी सब्सिक्वेंट ऑडिटर हो गए, मतलब पहले के बाद वाले, ठीक है, वो हमने कब अपॉइंट करने थे? हमने करने थे जनरल मीटिंग के अंदर। किसने अपॉइंट करने थे? जनरल मीटिंग होती ही मेंबर्स की है, शेयर होल्डर्स की होती, उन्होंने अपॉइंट करने थे, ठीक है। वो यहाँ पे ये कह रहा है, एक्ट ये कह रहा है कि भाई जनरल मीटिंग के अंदर एक रेजोल्यूशन पास होगी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन वो होगी, ठीक है। जब सिंपल वर्ड रेजोल्यूशन लिखा हो ना तो उसका मतलब होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। जब वो 3/4 वाली की बात करनी है वो फिर कैटेगोरिकली लिखता है कि स्पेशल रेजोल्यूशन उसको कहता है स्पेसिफिकली, ठीक है। अच्छा, अब इसमें वो क्या कह रहा है, एक रेजोल्यूशन होगी, लेकिन उस रेजोल्यूशन का नोटिस आपने पहले देना है सबको। क्या देना है भाई? नोटिस। आपको पता ही है, आप लोगों ने कैफ 7 जिन्होंने पढ़ लिया हुआ है उन्हें पता है कि भाई जब एजीएम होती है एनुअल जनरल मीटिंग, उससे पहले 21 दिन पहले एक नोटिस जाता है सबको, ठीक है। 21 दिन पहले जो जो जिस बंदे ने वो अटेंड करना होता है, मतलब मेंबर्स ने अटेंड करना है, एक तो डायरेक्टर्स वगैरह उन्होंने अटेंड करनी होती है जनरल मीटिंग, और ऑडिटर ने भी करनी होती है। मज़े वाली बात है, क्योंकि हम ऑडिट पढ़ रहे हैं तो वो ये भी आपने ज़हन क्यों करनी होती है, हमने कहा हुआ है ना कि ऑडिटर जो होते हैं वो अगली एजीएम के कंक्लूजन तक, एंड तक ऑडिटर होते हैं। तो भाई चौधरी साहब है वो वहाँ पे मौजूद होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी जानी है, अप्रूव करनी है, क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? मैनेजमेंट की है भाई, डायरेक्टर्स की है। सीईओ और जो डायरेक्टर्स हैं वो इसके ऊपर साइन करते हैं, आपने कैफ 7 में पढ़ा होगा, ठीक है, कि हर कंपनी के लिए सीईओ एंड डायरेक्टर, एक सीईओ और एक डायरेक्टर, सीईओ तो होता ही है क्या, और एक डायरेक्टर उसके ऊपर साइन करते हैं। जबकि जो लिस्टेड कंपनी के केस में सीएफओ भी साइन करता है उसके ऊपर। तो अब वो साइन कहाँ पे हो रहे होते हैं? वो वहाँ पर ही हो रहे होते हैं, ठीक है। अप्रूवल होता है, मेंबर्स पहले अप्रूव करते हैं, हाँ भाई हमें ठीक है लग रहा, लेकिन अप्रूव करवाने के लिए जाहिर है ऑडिटर का वहाँ पे मौजूद होना जरूरी है। उनकी कुछ इंक्वायरीज होंगी, कुछ क्वेश्चन होंगे, ऑडिटर साहब उस पर जवाब देंगे, ठीक है। अच्छा खैर, तो भाई फर्स्ट या जो भी एजीएम आपकी होनी है, एजीएम का क्या है, आपने पहले नोटिस देना होता है। नोटिस के अंदर आपने बताना है कि जी फलां फर्म को या फलां बंदे को हम ऑडिटर अपॉइंट करने जा रहे हैं, ताकि लोग जहन बना के है ना उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर आए। क्योंकि किसने अप्रूव करना है, ऑथराइजेशन किसने देनी है, वोटिंग उसके ऊपर होगी, किसने हाँ ना करनी है। हमने कहा कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मतलब मेजोरिटी अगर उसके हक में हुई तो वो अपॉइंट हो जाएगा। तो भाई हक में होने के लिए पता तो होना कि फलां बंदे को हमने वोट देना है। इलेक्शंस आते हैं तो वो कितना टाइम पहले से वहाँ पे आपकी कैंपेन स्टार्ट हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि लोगों को पता है कि हमने किस बंदे को वोट देना है। तो इसी तरह भाई ऑडिटर का भी क्या है, हो सकता है 2-3 ऑडिटर इलेक्शन लड़ रहे हो, मतलब कि 2-3 तरह के आगे हैं बंदे। बोर्ड ने असल में प्रपोज करने होते हैं, बोर्ड ने रेकमेंड करने होते हैं कि जी फलां फलां लोग हैं, इनको आप देख लें, ठीक है। तो उसमें से करना है, तो उसकी नॉलेज के लिए पहले क्या नोटिस जाएगा, ठीक है। अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, लॉजिकल सी बात है कि भाई अगर रिटायरिंग से मुराद क्या है कि जो बंदा पिछला ऑडिटर था वो रिटायर हो रहा है ना अब, ठीक है। रिटायर होने से मुराद ये ना लें कि अब वो कभी भी नहीं हो सकता अपॉइंट, इसका मतलब ये है कि उसकी ये वाली टर्म एंड हो रही है। अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर के लिए नोटिस आपने देना है, ठीक है। लेकिन अगर पहले वाला बंदा ही दोबारा अपॉइंट होना करना है आपने, ठीक है, वही दोबारा इलेक्शन में आ रहा है ऑडिटर के, तो भाईजान फिर क्यों नोटिस देना आपने? पहले ही पता है लोगों को उसका, बात लॉजिकल है, ठीक है। उसने कहा नोटिस शैल बी रिक्वायर्ड फॉर अ रेजोल्यूशन एट अ कंपनीज एनुअल जनरल मीटिंग अपॉइंटिंग एज ऑडिटर अ पर्सन अदर देन अ रिटायरिंग ऑडिटर। जब भी आपने नए वाला ऑडिटर अपॉइंट करना होगा तो आपने नोटिस जो है उसके अंदर उसका नाम शाम उसका सारा बता के भेजना है। लेकिन अगर आपने पुराना बंदा ही रखना है तो उसमें नोटिस देने की जरूरत नहीं है। दूसरे नंबर पर अब मेंबर और मेंबर्स, एक बंदा भी मेंबर या एक से ज़्यादा लोग भी जिनके पास कम से कम 10% शेयर होल्डिंग है कंपनी की, विल बी इंटाइटल्ड टू प्रपोज एन ऑडिटर फॉर अपॉइंटमेंट हुज कॉन्सेंट हैज़ बीन ऑब्टेन्ड। किसी भी बंदे को ऑडिटर अपॉइंट करने से पहले उसकी कॉन्सेंट लेना लाजमी है, मर्जी लेना लाजमी। ये ना होगी उधर ऑडिटर अपॉइंट हो गए थे, पता ही नहीं है कि मतलब मुझे कोई इल्म ही नहीं है, ठीक है, कि मैं अपॉइंट भी हो गया हूँ किसी जगह पे, तो भाई पहले कॉन्सेंट लेनी है मेरे से, वरना वो ख़त्म हो गया ना, इलीगल हो जाएगी अपॉइंटमेंट, ठीक है। बेशक बाद में मैं कह भी दूँ कि हाँ यार अब मैं मंजूर करता हूँ, वो नहीं, वो कहते हैं कि भाई पहले आपने कॉन्सेंट लेनी है। तो इसका मतलब पहले ऑडिटर की कॉन्सेंट ली जाएगी, उसके बाद जाके अगर कोई एक मेंबर है या ज़्यादा ग्रुप ऑफ मेंबर्स है जिनके पास 10% शेयर होल्डिंग है, कितने परसेंट? 10% शेयर होल्डिंग है, उनको कानून ने ये हक दिया है कि वो जाएंगे, वो बोर्ड को कहेंगे कि भाईजान हम भी एक ऑडिटर का नाम प्रपोज करना चाह रहे हैं,
आप इसको भी कंसीडर कर लें। अगर 50% ज़्यादा लोगों ने हक में इसके वोट दे दिया तो ये रख लेना आप, बात आइए समझ। तो अगर आपको 10% राइट है, वो हैं शेयर होल्डिंग है, ठीक है, वोटिंग राइट्स हैं, तो आपको इज्जत दी जा रही है कि भाई आप किसी भी बंदे का नाम प्रपोज कर, किसी भी बंदा, लेकिन वो होना चाहिए जो अभी हम क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन पढ़ेंगे उसके अंदर आता हो, ठीक है। तो भाई आप 10% शेयर होल्डिंग है तो आप कह सकते हैं, लेकिन पहले कंसेंट लेनी है। अ नोटिस इन दिस रिगार्ड विल बी गिवन टू कंपनी, कंपनी से मुराद वही वो तमाम लोग जिन्होंने अटेंड करनी है मीटिंग, not less than 7 days before the date of the AGM. The company shall forthwith send a copy of such notice to the retiring auditor and will also post it on its website. ठीक है कि भाईजान देखो, अब अगर आपने सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स अपॉइंट करने हैं, ठीक है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स की बात, क्योंकि पहले वाले तो करने ही उन्होंने है ना डायरेक्टर्स ने। तो एक तो यह है कि डायरेक्टर्स जो हैं ऑन बीओडी रिकमेंडेशन, पहले नंबर पे तो डायरेक्टर की रिकमेंडेशन पे हो सकते हैं, रिकमेंड है, तजवीज़ है, लेकिन अप्रूव कौन करेगा? अप्रूव वही करेंगे आपके मेंबर्स ही। अच्छा, दूसरे नंबर पे ऑन प्रपोजल ऑफ मेंबर्स हैविंग, एक बंदा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, हैविंग नॉट लेस देन, इसका क्या होता है ये, इक्वल टू और मोर देन, ठीक है, 10% शेयर होल्डिंग। ये लोग भी कह सकते हैं कंपनियों के भाईजान इस बंदे को रखें हैं, ठीक है, लेकिन इन्होंने पहले क्या करना है, कंसेंट लेनी है पहले ऑडिटर की, जिसको भी आप करना चाह रहे हैं कि भाई हम आपको रखना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इन्होंने तो कंपनी को भेज दिया, अब कंपनी ने क्या करना है, 21 दिन पहले नोटिस जा चुका है, मतलब एजीएम लेट से 28 अक्टूबर की है, उस एजीएम का नोटिस जा चुका होगा 21 अक्टूबर को, उसके अंदर जो भी ऑडिटर आपने अपॉइंट करने थे आपने उसका नाम लिख दिया होगा बोर्ड की रिकमेंडेशन की बेस पे। बात अभी समझ रहे हैं, ज़रा थोड़ा सा लिंक करना चीज़ों को। 21 अक्टूबर को क्या गया है, नोटिस चला गया है, उसके अंदर भी किसी ऑडिटर का नाम होगा, अगर तो वो रिटायरिंग ऑडिटर नहीं, अगर रिटायरिंग ही था तो नाम नहीं होगा, सिंपल लिखा होगा कि हम ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे। लेकिन अगर कोई न्यू ऑडिटर है बोर्ड की रिकमेंडेशन पे, तो 21 दिन पहले वाले नोटिस में जा चुका होगा, लेकिन बीच में भी अब इनको पता लगा यार हमारे पास भी राइट था, इन्होंने भी फौरन कंपनी को लिख दिया। अब क्या होगा जी, 7 days बिफोर एजीएम नोटिस भेज दिया जाएगा, फिर क्योंकि इन्होंने कंपनी को बताया, अब कंपनी जाहिर है बाकी लोगों को बताएगी ना कि भाईजान इसके ऊपर ही पढ़ के आ जाओ, ये भी हमें किसी ने मशवरा दे दिया है, कम अज़ कम हफ्ता पहले। इसका मतलब है कि इनका भी फिर कम अज़ कम हफ्ता पहले बताना ज़रूरी है इसको, ये इम्प्लाइड मतलब है इसका, क्योंकि इन्होंने कंपनी को बताया कि भाईजान हम एक बंदा रखना चाहते हैं, कंपनी ने कम से कम 1 वीक पहले क्या करना है, नोटिस दोबारा भेज देना है सब लोगों को, यार ये वाला एक बंदा भी है, ये नहीं कि पहला नहीं है, पहले वाला भी है, ये भी अब आ गया एक नया बंदा जो मतलब के ऑडिटर के तौर पे आ सकता है, तो इसको भी आप कंसीडर करें। तो इसका मतलब है कि 7 दिन पहले तभी भेजेंगे ना जब ये भी 7 दिन या उससे पहले हमें प्रपोजल देंगे, ठीक हो गया। अच्छा, ये अब आपने करना है, तो इसके बाद क्या हो जाएगा आपका और वेबसाइट के ऊपर भी लगा देना है, ठीक है, वेबसाइट अगर अवेलेबल है, नहीं है तो फिर जाहिर नहीं लगाएंगे, ज़रूरी नहीं होता कि हर कंपनी की वेबसाइट हो। बात आ गई समझ के भाई 10% या इससे ज़्यादा शेयर होल्डिंग है तो वो लोग भी कर सकते हैं। अब अगली बात, व्हेन एन ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर, इस पूरी लाइन के ऊपर लिख दें व्हेन अ न्यू ऑडिटर, ये लिख दें, न्यू हो गया ना, मतलब ये बार बार आप पढ़ेंगे, आपकी जाहिर है इंग्लिश का मुझे है अंदाज़ा कि व्हेन एन ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग पढ़े ही आएंगे, तो वो उसमें आपने अदर देन भूल जाना है, रिटायरिंग याद रहे ना तो गलत हो जाना, इसलिए इसके ऊपर ना व्हेन एन ऑडिटर अदर देन रिटायरिंग ऑडिटर की जगह पे पूरी की जगह क्या लिखना है, न्यू ऑडिटर। When a new auditor is proposed to be appointed, जब एक नए ऑडिटर को प्रपोज किया जाता है, the retiring auditor will have a right to make a representation in writing to the company at least 2 days before the date of general meeting. Such representation will be read out at the meeting before taking up the agenda for appointment of the auditor. Where such representation is made, it will be mandatory for the auditor or a person authorized by him in writing to attend the general meeting in person. ये वाली बात ज़रा समझ लें। वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जब आप एक न्यू बंदा लेकर आ रहे हैं, मतलब पुराने को आप निकाल रहे हैं, बेसिकली निकालना ही होगा ना कि उसको आप नहीं अपॉइंट करना चाह रहे। जब आप एक न्यू बंदा लेकर आएंगे तो आपने जब नोटिस भेजा होगा सब लोगों को, तो हमने कहा था कि अभी पुराना ऑडिटर, ये जो नए वाला ऑडिटर आपने रखना है जिस एजीएम में, उस एजीएम के एंड होने तक पुराने वाला ऑडिटर है आपका, उसका भी हक बनता है
एजीएम को अटेंड करना, तो आपने उसको भी नोटिस भेजा। जैसे ही उसने नोटिस पढ़ा उसने कहा, ओ यार ये की हो गया, क्या मामला तो हो गए, ठीक है ये मुझे क्यों निकाल रहे हैं, किसी और बंदे मुझे क्यों निकाला, ये किसी और बंदे को रखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब उसके पास एक राइट आ गया, एक हक दिया है उसको कंपनीज एक्ट 2017 ने। कंपनीज एक्ट ये कहता है कि भाईजान, ए मेरे बिछड़े हुए दोस्त, जाने वाले दोस्त, तुम्हारे पास एक हक है, एक राइट है कि तुम एक रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। रिप्रेजेंटेशन से मुराद क्या है, अपना स्टांस, अपना बयान, ठीक है। जैसे हमने कल बात एक परसों एक डिस्कस की थी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन की, वो मैनेजमेंट देती होती है कि भाई हमने ये सारा कुछ किया है। अब ऑडिटर साहब हैं, उनके पास भी एक अपना बयान देने का, एक स्पीच करने का, समझ लें एक इख्तियार, एक राइट आ गया है, उनको दिया गया कि अगर उनको लगता है कि यार उनके साथ ज्यादती हुई है तो वो दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने वो जो रिटर्न अपनी रिप्रेजेंटेशन है ना, वो कम अज़ कम एजीएम से 2 दिन पहले कम अज़ कम जमा करवा देनी है कंपनी को कि भाईजान मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब जब अगर उन्होंने जमा करवा दी हुई है तो कंपनी का ये वो फ़र्ज़ है कि वो उसकी रिप्रेजेंटेशन को कंसिडर करे, कंपनी इग्नोर नहीं कर सकती, ठीक है। अच्छा, अब उसमें उसने लिख दिया कि जी मैं खुश नहीं हूँ इस फैसले से क्योंकि मैंने आप लोगों के फ्रॉड पकड़े हैं और आपने मुझे निकाल दिया, फलां फलां, लेट से उसने इस तरह की बातें कर दी हैं। अब कंपनी तो नहीं बोलने देगी उसको, लेकिन कानून आपको फिर एक दूसरा हक देता है, हक भी देता है, आपके ऊपर मैंडेटरी भी करता है, ऑब्लिगेशन भी बन गई ऑडिटर की कि अगर आपने लिख कर दे दिया है कंपनी को तो भाईजान अब लाजमी है कि आप एजीएम वाले दिन आके पढ़ें उसको, चाहे खुद पढ़ें चाहे अपना कोई ऑथराइज ऑफिसर भेजें, ऑथराइज पर्सन भेजें। मतलब है कि मैंने, अगर मैं पार्टनर हूँ, मैं ऑडिटर हूँ, तो मैंने अपने कोई मैनेजर को भेज दिया या किसी स्टाफ मेंबर को भेज दिया कि यार ये वाला ना तुमने जाके वहाँ पे पढ़ना है। अब ये मेरा फ़र्ज़ भी बन गया है, पहले वो मेरा हक था सिर्फ कि मैंने एजीएम से 2 दिन पहले तक मैं क्या कर सकता था, अपनी रिटर्न रिप्रेजेंटेशन कंपनी को दे सकता था। मेरे जो भी रिजर्वेशन है, या कई बार रिजर्वेशन नहीं भी है, वैसे ही तारीफ में कलमात दोहराने हैं मैंने, ठीक है, तो मैं वो भेज सकता था। लेकिन अगर वो मैंने रिप्रेजेंटेशन भेज दी है, अब कंपनी का भी फ़र्ज़ है कि उस रिप्रेजेंटेशन को मुझे पढ़ने दे, और मेरा भी अब फ़र्ज़ बन गया, मैंडेटरी हो गया, कंपलसरी हो गया, एसेंशियल हो गया कि भाई यहाँ मैं खुद जाके पढ़ूँ या मेरे बिहाफ पे कोई बंदा पढ़े। ओके, यदि बात समझ आ गई आपको, तो ये उस केस में जब नया ऑडिटर अपॉइंट किया जाए। लेकिन अगर मैं रिप्रेजेंटेशन देता ही नहीं हूँ तो वो भी राइट था ना, मेरा हक था, मैंने नहीं इस्तेमाल किया, कोई मसला नहीं। लास्ट पे, एवरी कंपनी शेल विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एनी अपॉइंटमेंट ऑफ एन ऑडिटर। जब भी आपने ऑडिटर अपॉइंट करना है, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे वो सब्सिक्वेंट हो, चाहे वो कैजुअल वैकेंसी हो, कोई भी ऑडिटर है भाई, रजिस्ट्रार को तो बताओ ना, रजिस्ट्रार को तो बताना पड़ेगा। रजिस्ट्रार हमारा जो उसको देखता है हमारे हर तरह की रजिस्ट्रेशन को कंपनी की, मतलब सीआरओ जिसको हम बोलते हैं, कंपनी रजिस्ट्रेशन ऑफिस, कैफ्स में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, उसको बताना तो है। तो भाई चाहे आपका फर्स्ट ऑडिटर हो, वो हमने 90 दिन के अंदर अपॉइंट करना होता है, तो उसके 14 दिन के जब भी अपॉइंट करेंगे, 17वें दिन कर लिया तो अगले 14 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को बता दें। सब्सिक्वेंट ऑडिटर है, हमने एजीएम पे अपॉइंट करना होता है, 14 दिन के अंदर अंदर बता दें रजिस्ट्रार को, यार फलां बंदे को किया है। कैजुअल वैकेंसी होगी, बोर्ड ने 30 दिन के अंदर अंदर करना होता है। कैजुअल वैकेंसी के केस में भी क्या करना है, बता दें उसको कि भाई ये बंदा हमने रखा है, ठीक है। तो टुगेदर विद द कंसेंट इन राइटिंग ऑफ द ऑडिटर, आप ना सिर्फ उसका ये बताएं कि जी इस डेट से हमारे साथ ये है, उसकी कंसेंट भी देना कि भाई ये उसने साइन करके दिया। ये आमतौर पे होता है कि फर्म से हम साइन करके ले लेते हैं, फर्म अपने लेटर हेड के ऊपर लिख देते हैं कि विद रिगार्ड टू द ऑडिट ऑफ XYZ लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2024, सही है, वी एक्सप्रेस टू बी देयर ऑडिटर, सही है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर द टर्म फलां टू फलां, ये टर्म के लिए हम उनके ऑडिटर बनना चाहते हैं। ये साइन स्टैंप वगैरह करके हम दे देते हैं कि जी मैं इसका ऑडिटर बनने पे रजामंद कंसेंट दे रहा हूँ, तो आपने ये भी जमा करवा देनी है। ये पहले सारा कुछ फिजिकल होता रहा, अब ये सारा कुछ ऑनलाइन हो जाता है, ठीक है जी। तो आपने 14 दिन के अंदर अंदर ये भी करना होता है। आमतौर पर प्रैक्टिकली कंपनी क्या करती है, जब वो अपनी एजीएम फाइल करती है ना, फाइल से मुराद क्या है कि SECP को बताती है अपने एजीएम के अहवाल, उसके अंदर बाकी चीज़ें भी हैं, तो ये वाली भी वो चीज़ साथ ही बता देती है, ठीक है। वो 14 दिन का वेट नहीं करते, वो साथ ही ये भी कर देते हैं। ओके भाई, बात आ गई समझ। तो ये तो होगी अपॉइंटमेंट की बातें। अब आगे रिमूवल ऑफ ऑडिटर, अगर आपने रिमूव करना है किसी ऑडिटर को, ठीक है, द ऑडिटर्स अपॉइंटेड बाय द बोर्ड और द मेंबर्स, बोर्ड भी कर सकता है, अगर चाहे बोर्ड वाले को निकालना हो चाहे मेंबर वाले को निकालना हो, तो उसको निकाला जा सकता है सिर्फ और सिर्फ थ्रू अ स्पेशल रेजोल्यूशन। किसके थ्रू? स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू। अगर एक बोर्ड ने कब किया था पॉइंट, बोर्ड ने 2 सूरतों में किया था ना, एक फर्स्ट ऑडिटर थे और एक कैजुअल वैकेंसी वाले, यही तो 2 हैं, ठीक है। लेकिन किसी वजह से उनको भी निकालना पड़ रहा है, सही काम नहीं कर रहे या काम आते ही नहीं है या 2 नंबरियाँ करते हैं, अनएथिकल, वॉट एवर द केसेस,
अब उनको निकाला जा सकता है थ्रू स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन का आपको पता है कौन पास करता है, मेंबर्स करते हैं। स्पेशल रेजोल्यूशन का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के पास है। 3/4 मेजोरिटी के साथ 75% लोग कम अज़ कम एक हक में वोट देंगे तो वो रेजोल्यूशन पास होगी। तो चाहे डायरेक्टर्स वाले जो अपॉइंटेड थे उनको रिमूव करना हो या कंपनी वाले मतलब कि मेंबर्स वाले अपॉइंटेड थे जो जनरल मीटिंग पे होते हैं सब्सिक्वेंट, उनको भी रिमूव करना है, तो भाई कब कैसे कर सकते हैं आप, स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू बस कर सकते हैं। ओके जी, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ साथ साथ पूछ लें, ठीक है। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ रहा है माइंड में तो वो आप पूछ लें। अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑडिटर्स के हवाले से, ठीक है जी। चलें अब नेक्स्ट आ रहे हैं क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर्स। क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर, क्या मतलब है कि भाई कौन कौन सा ऑडिटर एलिजिबल है ऑडिट करने के लिए, कौन कौन सा पर्सन, ठीक है, और कौन सा पर्सन नहीं है, ये अभी हम देख लेते हैं। अच्छा, अभी हम ये जो पढ़ने लगे ना एरिया, जो पिछला पढ़ा है वो तो काफ़ी लॉजिकल भी लग रही हैं चीज़ें, कि जैसे मैंने कोशिश बड़ी की आप लोगों को समझाने की कि जब इमरजेंसी सिचुएशन हो तो बोर्ड को करवाना पड़ता है, क्योंकि मेंबर्स आने में टाइम लगाते हैं। मेंबर्स को जब भी बुलाना होता है 21 दिन का नोटिस देना होता है, तो 30 दिन में तो अपॉइंट करना है, 21 दिन का नोटिस देंगे, पता नहीं आते हैं कि नहीं आते, कितने लोग आते हैं, ठीक है। तो वो सारे मसाइल के लिए वो क्या होता है, कैजुअल वैकेंसी में भी कहते हैं बोर्ड को कर लें, 90 दिन वाले में वो कहते हैं बोर्ड को कर लें, क्योंकि AGM पहली वाली होनी है 16 महीनों के बाद, वो तो 16 महीनों बाद मिलेंगे जाके, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन वो लॉजिकल सी बातें, लेकिन अभी ये जो हमने कंपनीज एक्ट की कुछ चीज़ें पढ़नी है ना, इसको आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। और इंटरेस्टिंगली, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली इसमें से पेपर में क्वेश्चन भी आया था, वो एक सिनेरियो सा बना देता है कि भाई ये बंदा डिसक्वालीफाइड है, ये क्वालिफाइड है, और लिटरली ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे भी ये याद नहीं है ना, मैं करता हूँ याद, क्योंकि जब भी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में हमने होना होता है पॉइंट, तो हम ये सामने रखते हैं कानून, कंपनीज एक्ट खोलते हैं, वहाँ पे जाकर हम पढ़ लेते हैं कि भाई अच्छा इस शिक में हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं, ठीक है, उसके मुताबिक, क्योंकि हमें प्रैक्टिकली इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है ना, कि फॉर एग्जांपल आप कहें टैक्स रेट्स आप याद रखने पे क्यों ज़रूरत है उसकी, जब है जो सही अवेलेबल। तो अब ये चीज़ ना आपको इधर भी याद इधर करनी पड़ेगी पेपर में, ठीक है, क्योंकि इसमें कानून के अंदर क्योंकि चीज़ें लिख दी गई हैं, उसमें वो आपको लॉजिक उसके पीछे लगे या ना लगे ये आपको याद करना पड़ेगा। बाकी इंशाल्लाह ऑडिट के अंदर शायद ही कोई रेयर सीन है, शायद कोई 2 से 4% आपको पूरी बुक में मैं कहूँ ये चीज़ें याद करने का, बाकी इंशाल्लाह सारी कॉन्सेप्चुअल वे में हम लेकर चलेंगे, ठीक है। चलें, ये क्वालिफिकेशन डिसक्वालिफिकेशन आ गया। उसने कहा कि भाई अ पर्सन शैल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज एन ऑडिटर। कौन से बंदे नहीं ऑडिटर होंगे, कौन से बंदों को आप ऑडिटर नहीं बना सकते। पहले नंबर पे आ गया इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी, अगर आपकी कंपनी पब्लिक है, और अ प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, और अ प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल ऑफ 3 मिलियन रुपीज़ और मोर। 3 कंपनियों के लिए ना उसने अभी सिचुएशन एक कंडीशन हमें बतानी है। कौन कौन सी 3 कंपनीज हो गई हैं क्वालिफिकेशन की हम अगर बात करें, ठीक है। उसने कहा कि भाई पब्लिक कंपनी, इन मतलब तीनों तरह की कंपनीज के लिए एक ही चीज़ लगेगी, या कंपनी तो प्राइवेट है, प्राइवेट कंपनी सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, लेकिन वो जिसकी सब्सिडरी है वो एक पब्लिक कंपनी। सब्सिडरी का पता है ना, कहने का पर्पज़ है कि इस कंपनी के, ये पब्लिक कंपनी है, इसके इस प्राइवेट कंपनी के अंदर 50% से ज़्यादा शेयर्स हैं, 50% से ज़्यादा कंट्रोल है, ठीक है, 50% से ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रही है ये कंपनी उसके, तो ये इसकी क्या बन गई है, सब्सिडरी बन गई। तो ये उसकी क्या बन गई है, होल्डिंग बन गई है। पता है ना कैफ 7 में आपने पहले चैप्टर में पढ़ा होगा। अच्छा जी, अगर तो आपकी कंपनी पब्लिक कंपनी है, अगर तो आपकी कंपनी प्राइवेट कंपनी है, लेकिन एक ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, क्या हर प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है? नहीं भाई, ये तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इस चीज़ का, ठीक है। हर नहीं होती, कुछ कुछ हो भी जाती हैं। मतलब किसी पब्लिक कंपनी का मूड हुआ, उसने कहा यार एक प्राइवेट कंपनी बनाओ, उसके अंदर अपना शेयर होल्डिंग इतनी डाल देते हैं, 51, 60, 70, 80, इवन 100 होली ओन्ड बन जाती है, ठीक है। लेकिन हर प्राइवेट कंपनी तो नहीं ना किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी, और मोस्टली प्राइवेट कंपनी ऐसी हैं जो कि नहीं है। उनके लिए उसने तीसरी वाली सिचुएशन लिखी है, ठीक है। तीसरी सिचुएशन उसके अंदर भाई क्या आती है कि आपकी प्राइवेट कंपनी
हैविंग पेड अप कैपिटल, पेड अप का पता है ना, पेड अप कैपिटल से मुराद क्या होता है, वो कैपिटल जिसके पैसे शेयर होल्डर्स ने आपको दे दिए हैं और बदले में कंपनी से शेयर्स ले लिए होंगे, इसको पेड अप कैपिटल कहते हैं। जिसका भाई पेड अप कैपिटल आपका कितना है, 3 मिलियन से ज़्यादा है या 3 मिलियन से बराबर है, ठीक है। पेड अप कैपिटल ऑफ 3 मिलियन इक्वल और मोर देन 3 मिलियन, ठीक है। ये 3 कंपनी जो हैं भाई, पब्लिक कंपनी, कोई भी पब्लिक कंपनी, कोई भी प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, और कोई भी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल कम से कम कितना है, 3 मिलियन है या 3 मिलियन से ज़्यादा है, इससे नीचे नहीं है, इनका ऑडिट कौन कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक चार्टर्ड अकाउंटेंट। कौन कर सकता है भाई, आप लोग कर सकेंगे इंशाल्लाह। कौन कर सकेगा भाई, आप लोग। अगर आप लोग प्रैक्टिस में आएंगे, अगर तो जॉब करनी है फिर नहीं आप कर सकते, ऑब्वियसली प्रैक्टिस का लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। ये भी वैसे मैं आपको बता दूं, जब आप लोग इंशाल्लाह क्वालिफाई करोगे तो आपने एग्ज़ाम्स के लिए क्वालिफाई करना है, या जो आपके आर्टिकल्स हैं उसके लिए, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद पहले आपने एक फ़ीस जमा करवानी आई कैप को मेंबर बनने के लिए, कि भाई अब हम ACA बनना चाहते हैं, ठीक है, एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते हैं, आप मेंबरशिप लेंगे आई कैप की, ठीक है। उसके बाद अगर आप ऑडिटर बनना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस लाइसेंस लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लाइसेंस। हर बंदा जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो प्रैक्टिस नहीं कर सकता जब तक कि लाइसेंस ना हो, लाइसेंस लेना पड़ता है पहले, इसलिए कहा जाता है एक प्रैक्टिसिंग मेंबर। सही है, प्रैक्टिसिंग मेंबर का मतलब होता है जो प्रैक्टिस कर रहा है, जो इसके बाद लाइसेंस है। वरना पाकिस्तान के अंदर मोस्टली तकरीबन 80-82% जो लोग हैं वो जॉब्स करते हैं CA बनने के बाद, ठीक है। वो रीजंस उसकी मैंने कई बार वैसे डिस्कस किए हैं, तो जो भी हैं खैर, जो बहुत कम लोग होते हैं जो प्रैक्टिस में आते हैं। मेन रीज़न ये है कि टाइम मांगती है, एफर्ट मांगती है, और रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। स्टार्ट में ज़ाहिर है बिज़नेस आपको पैसा बनाना है ना, यहाँ पे बैठ के कंसल्टेंसी करनी है, खुद बनाना है, तो थोड़ा औखा काम होता है मोस्टली लोगों के लिए। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है अगर ऑडिटर बनना चाहता है तो पहले तो वो CA होना चाहिए, फिर उसका मेंबरशिप भी होनी चाहिए आई कैप की, देन वो क्या होना चाहिए, प्रैक्टिसिंग मेंबर होना चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिस का लाइसेंस भी होना चाहिए। चलें जी, उसने क्या कहा कहता है इन केस ऑफ अ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी और अ प्राइवेट कंपनी, या एक ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन या इससे ज़्यादा है, उसका कोई भी बंदा ऑडिटर नहीं बन सकता अनलेस, जब तक कि वो बंदा सच पर्सन इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, उसके पास वैलिड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस भी है फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान। ओके हो गया जी। तो मतलब है कि इन तीनों इस तरह की तीनों कंपनीज का ऑडिटर कौन बन सकता है, सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट हैविंग प्रैक्टिस सर्टिफिकेट, या इसको आप आसान अल्फाज में प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट भी बोल सकते हैं। ओके हो गया। फिर से हर चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिसिंग नहीं है, मोस्टली जॉब करते हैं। दूसरे नंबर पे बात आ गई भाई, ये तो हो गया ना एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो आपका क्या है, इनके अलावा कोई भी कंपनी, एनी कंपनी अदर देन अबव, इनके अलावा कोई भी कंपनी, मतलब पब्लिक कंपनी को भी आपने निकाल दिया है, आपने प्राइवेट कंपनी जो कि सब्सिडरी है किसी पब्लिक की, उसको, उसके ऊपर भी सिर्फ CA बैठा हुआ है, वही ऑडिटर हो सकता है। प्राइवेट कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से ज़्यादा है, ठीक है, उसके ऊपर भी कौन है, सब्सिडरी जो है आपका CA ही ऑडिटर उनका लग सकता है। इसके अलावा बचा कौन भाई, देखो पब्लिक के अंदर तो लिस्टेड भी आती है, अनलिस्टेड भी आती है, तो ये तो दोनों ही निकल गई ना, मतलब पब्लिक सारी की सारी साइड होगी, प्राइवेट कंपनी जो सब्सिडरी है पब्लिक की वो भी सारी की सारी साइड होगी। अब ये सादा वाली प्राइवेट है जो किसी की सब्सिडरी नहीं है, लेकिन इसका पेड अप कैपिटल क्या है, 3 मिलियन से ज़्यादा है, तो भाई इसके अलावा बची कौन सी, इसके अलावा बची है प्राइवेट कंपनी हैविंग, मतलब अगर पेपर के अंदर आपको आ जाए तो जाहिर है सिनेरियो बना के बताएगा ना, उधर ये तो नहीं लिखेगा कि इनके अलावा कोई कंपनी है तो उस पर बताएं, वो तो बहुत ही सौखा सवाल हो जाएगा। वो तो केस सिनेरियो बनाएगा जिसमें वो आपको कंपनी इस तरह की बताएगा, आपने खुद चूज़ करना है कि इन तीनों में फॉल कर रही है, इनसे बाहर फॉल कर रही है। तो इनसे बाहर वाली मैं आपको बता रहा हूँ कौन सी होगी, वो ऐसी कंपनी होगी, प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल लेस देन 3 मिलियन, जिसका 3 मिलियन से कम पेड अप कैपिटल हो।
अब आपको पता है ना प्राइवेट के अंदर एसएमसी भी आती है, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड और सादा प्राइवेट लिमिटेड, दोनों की बात हो रही है यहाँ पर। जैसे इधर पब्लिक लिखा है ना, तो इम्प्लाइड है कि लिस्टेड और अनलिस्टेड दोनों की बात हो रही है। यहाँ पर प्राइवेट प्राइवेट जहाँ जहाँ पे लिखा है, इसका मतलब है एसएमसी भी कंसिडर हो रही है, सिंगल मेंबर कंपनी भी हो रही है कंसिडर, और सादा वाली प्राइवेट भी हो रही है। ठीक है जी। तो भाई कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन से कम है, 3 मिलियन से कम है, ठीक है, उसके लिए चार्टर्ड अकाउंट जो है आपका, क्या उसे कहते हैं, ऑडिटर, वो प्रैक्टिसिंग सीए भी हो सकता है और प्रैक्टिसिंग सीएमए भी हो सकता है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट। सीएमए का पता ही ना, एसीएमए एफसीएमए जो होते हैं वो भी, क्योंकि ये थोड़ी छोटी कंपनीज हैं तो इनके लिए। अच्छा वैसे क्या उसे कह सकते हैं, स्टैट्स की बेस पर अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में ये वाली कंपनीज हैं। ठीक है, ये बेचारे बस रोते हैं सीएमएस, वो ये कहते हैं कि भाई आपने सही मोनोपोली क्रिएट कर दी है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की, और ये काफ़ी हद तक सक्सीड भी हो गए थे कानून चेंज करवाने में। ठीक है, लेकिन वो नहीं हो सका। ये 2000 मेरे ख्याल में 20 या 21 की बात है गालिबन, तो ये ना 22 की बात है, तो ये चेंज भी होने लगा था कि ये वाली शिक निकलने लगी थी, इसको ना नीचे लाने लगे थे और इस अमाउंट को, क्योंकि अभी हम क्या कह रहे हैं कि भाई 3 मिलियन जो है, इससे ऊपर वाला जो है वो कौन कर सकता है, ऑडिटर कर सकता है ना वो। ठीक है, इसको 10 मिलियन करवाने लगे थे वो बेसिकली, कि भाई 10 मिलियन से ऊपर वाला सीए कर सकता है, बाकी 10 मिलियन से नीचे वाले को सारे ही कर सकते हैं। इस पे वो हो रहा था, क्योंकि ये चाह रहे थे कि यार हमें सिर्फ 3 मिलियन तक का गैप मिलता है ना, कि ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 3 मिलियन तक है, उसके अंदर सीएमए वाले भी आ सकते हैं, सीए भी आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा यार हमें भी थोड़ा सा उठा ऊपर लेकर जाए ना, 10 मिलियन तक हमें मतलब कि रास्ता दिया जाए। खैर वो नहीं अमेंडमेंट वो वाली पास हुई, अगर वो हो जाती तो फिर अब आज हम कुछ और पढ़ रहे होते। लेकिन वैसे स्टिल अभी भी ये जो है ना, ये वाली कंपनीज हैं, ये सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में, क्योंकि हर बंदा कंपनी खोली जा रहा है, तो वो पैसे जमा भी करवाने होते हैं ना बैंक के अंदर, तो 30 लाख रुपया होगा तो जमा करवाएंगे। मोस्टली लोग लाख, 2 लाख, 5 लाख, 7 लाख इससे कंपनीज बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि आप पेड अप कैपिटल चाहे 100 रुपया रख के स्टार्ट कर दो, उसमें कोई मसला नहीं है। तो ये मोस्टली क्या करते हैं, कंपनीज इसी में आती हैं, तो इनके भाई ऑडिट दोनों ये कर सकते हैं, सीएमए भी कर सकते हैं, सीए भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि मार्केट के अंदर, सोसाइटी के अंदर एक वो होता है ना, लोगों का एक माइंड सेट है कि यार चार्टर्ड अकाउंटेंट ही ऑडिटर होता है, इसलिए मोस्टली ये लोग भी किससे करवाते हैं, सीए से ही करवा लेते हैं। भाई आगे समझ, ये तो होगी ना क्वालिफिकेशन की बात, ये तो क्वालिफिकेशन की बात। अब नीचे देखें, इट शुड बी नोटेड दैट फॉर द पर्पज ऑफ ए एंड बी, मतलब इन दोनों सिनेरियो में, अ फर्म वेयर मेजोरिटी ऑफ प्रैक्टिसिंग पार्टनर्स आर क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट शैल बी अपॉइंटेड बाय इट्स फर्म नेम टू बी द ऑडिटर्स ऑफ द कंपनी। अगर मतलब फर्म है, ऑडिट फर्म है, तो फर्म नेम से अपॉइंट होगी, वो फिर इंडिविजुअल तो ना हुआ। लेकिन अगर सोल है बंदा, उसने भी अपनी प्रैक्टिसिंग लाइसेंस है, तो भाई वो भी सोल के तौर पे, मेरे पास जो मेरी फर्म थी शहबाज सईद एंड को, ठीक है, मतलब वो सोल प्रोप्राइटरशिप थी। फर्म तो वैसे हम एक आम वर्ड ऑडिट फर्म के लिए बोल देते हैं, लेकिन वो क्या थी, शहबाज सईद एंड को एक सोल प्रोप्राइटरशिप थी, दैट वाज नॉट अ पार्टनरशिप फर्म, लेकिन हम भी ऑडिट करते थे। ठीक है, अब वो शहबाज हनान एंड को, ये पार्टनरशिप फर्म है, तो अब हम फर्म के नाम से करते हैं, पहले शहबाज सईद के नाम से होता था काम। ठीक है, उनका वो इंडिविजुअल था। ओके जी, वेयर आर पार्टनरशिप फर्म इज अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, ओनली द पार्टनर्स हु मीट द क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट एज गिवन अबव, जो ऊपर वाली रिक्वायरमेंट को मीट करते हैं, और नीचे वाली भी वैसे जो अभी नीचे भी पढ़नी है, सिर्फ वो लोग ऑडिट फर्म के बिहाफ पे साइन कर सकते हैं। मतलब एक लेट से एक फर्म है ऑडिट की, उसके अंदर 15 पार्टनर है, जिसमें से 12 जो हैं वो सीएज हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, 3 लोग जो हैं वो सीएमए हैं। ठीक है, तो अब ये वाली कंपनी इधर से किसी का ऑडिट करना है। ठीक है, अब इसके ऊपर क्या सीए वाले जो पार्टनर है 12, उनमें से कोई बंदा साइन कर सकता है, या जो 3 है उनमें से भी कोई कर सकता है? भाई 3 में से नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो इनके लिए इनएलिजिबल हैं, डिसक्वालीफाइड हैं। ये वो यहाँ पे कहना चाह रहा है कि बेशक आपको अपॉइंट फर्म नेम से किया जा रहा है, लेकिन जो साइन बंदा करेगा ना, वो भी देखना है कि क्या वो क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं। हाँ, इधर जाके जो है, चाहे वो 12 में से कर दे, चाहे वो 3 वालों में से कर दे, क्योंकि इधर दोनों एलिजिबल हैं, क्वालिफाइड हैं। ओके भाई, अच्छा अब नीचे जो बात याद रखने वाली मेन आ गई है, वो आ जाए। उसने अब कहा कि भाई ये ऊपर वाली तो सिचुएशन आपने पढ़ ली है ना, ये तो है उनकी एजुकेशन के ऊपर, क्वालिफिकेशन के ऊपर है ना, कि भाई सीए है या एसीएम है।
अब नीचे बात आ गई है कि कुछ और चीज़ें भी आपने अपने माइंड में रखनी है। पहले नंबर पे क्या है, उन्होंने कहा नन ऑफ द फॉलोइंग पर्सन विल बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर। बेशक ये बंदे, ये जो नीचे मैं बोल रहा हूँ बंदे, ये चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो चाहे कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो, इनको आपने ऑडिटर नहीं अपॉइंट करना। कौन कौन? पहले नंबर पे अ पर्सन हु इज़, जो अभी भी है, और एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग 3 ईयर, या पिछले 3 साल में कभी भी रहा है, अ डायरेक्टर, अदर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जो कंपनी का डायरेक्टर रहा है या अदर ऑफिसर। अदर ऑफिसर में आप लोग लिख लें सीईओ। वैसे जो सीईओ होता है वो डीम्ड डायरेक्टर भी होता है, कैफ 7 में पढ़ा होगा आप लोगों ने। वो डीम्ड का मतलब है कि वो सीईओ जो है वो डायरेक्टर ही है, ठीक है। लेकिन खैर आप लिख लें ऑफिसर में सीईओ को भी ऑफिसर कहते हैं, डायरेक्टर को भी ऑफिसर कहते हैं, सीएफओ को भी ऑफिसर कहते हैं, सेक्रेटरी जो है उसको भी ऑफिसर कहते हैं, ठीक है। या जो टॉप मैनेजमेंट जो होती है मोस्टली वो ऑफिसर ही कहलाती है। तो उसने कहा कि भाई अगर आप पिछले 3 सालों में कभी भी उस कंपनी के, मतलब आप चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हैं, कंपनी है जी पब्लिक कंपनी है, उसके ऊपर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट भी है, लेकिन आप उसी कंपनी के इस वक्त भी डायरेक्टर हैं या सीईओ हैं या कोई और ऑफिसर हैं, या पिछले 3 सालों में किसी भी टाइम पे, चाहे 1 महीने के लिए बने थे, अगर पिछले 3 सालों में भी आप इसके कुछ ना कुछ रहे हैं टॉप मैनेजमेंट में ऑफिसर वगैरह, या इस वक्त हैं, तो आप इसके ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। बेशक आपके पास कितने ही सालों का एक्सपीरियंस है प्रैक्टिस का, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो भी हैं, लेकिन आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। बात आ गई पहली समझ। दूसरे नंबर पे उसने कहा कि भाई अ पर्सन हु इज़ अ पार्टनर ऑफ और इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ डायरेक्टर ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे 3 साल वाली बात नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि याद करनी पड़ेगी। अगर आप खुद किसी के उस कंपनी के डायरेक्टर ऑफिसर वगैरह रहे हैं तो उधर आ गया पिछले 3 सालों में कभी भी या इस वक्त भी हैं, तो आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। दूसरे नंबर पे वो कह रहा है कि भाई आप खुद तो नहीं हैं, लेकिन जो उस कंपनी का डायरेक्टर है या ऑफिसर है, आप उसके पार्टनर हैं किसी और बिजनेस के अंदर। मिसाल के तौर पे मिस्टर अली है, पब्लिक कंपनी का डायरेक्टर है, मिस्टर अली के साथ मेरी कोई टेक्सटाइल का मेरा बिजनेस भी चल रहा है, या मेरी कोई आईटी कंपनी भी चल रही है, मैं उसका पार्टनर हूँ, या मैं उसकी एम्प्लॉयमेंट में हूँ किसी और कंपनी के अंदर। तो यहाँ पर भी क्योंकि फेमिलियरिटी आ गई ना, मसला क्या हो यहाँ पे, क्यों ये सारी बातें हम पढ़ रहे हैं, हम ये सारी बातें इसलिए पढ़ रहे हैं कि भाई वी शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपनी, कंपनी मैनेजमेंट से इंडिपेंडेंट होना है। अब अगर उसके डायरेक्टर का ही मैं एम्प्लॉई हूँ तो मैंने क्या खाक ऑडिट करना है जाके उसका? वो डायरेक्टर कहेगा यार मेरे साइन होने नहीं दे होते, ज़रा कोई रैम कर, तो मैं अब उसका मुलाजिम हूँ या मैं उसका पार्टनर हूँ, बिजनेस पार्टनर, तो मैंने क्या उसका फिर करना है? वहाँ पे फेमिलियरिटी थ्रेट आ जाता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैं नहीं कर सकता सही तरह ऑडिट, इसलिए मैं अपॉइंट ही नहीं हो सकता। बात आ गई समझ। तीसरे नंबर पे द स्पाउस ऑफ अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, एक ऑडिटर है, बिल्कुल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन उसकी वाइफ जो है वो कंपनी की क्या है? डायरेक्टर है, तो उस कंपनी का मैं ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। वाइफ जीने देगी भाई आपको घर पे, ऑब्वियसली वो तो मसला हो जाएगा। तो आपने क्या वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया ना, आप जाहिर अपनी वाइफ के इंटरेस्ट को तो नहीं वहाँ पे ख़राब करेंगे। वाइफ आपकी डायरेक्टर है, या अगर आप फीमेल हैं ऑडिटर तो आपके हस्बैंड वहाँ पे डायरेक्टर हैं, तो भाई वो तो मसला हो जाएगा, तो आप ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते, ठीक है। अगेन वो जो ऊपर हमने ये पढ़ी थी ना, ये क्वालिफिकेशन एजुकेशन के वाले से है, लेकिन एजुकेशन के अलावा भी चीज़ों को आपने कंसिडर करना है। डी पॉइंट, अ पर्सन हु इज इंडेटेड टू द कंपनी, एक बंदा जिसने कंपनी का कर्जा देना है, अदर देन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से मुराद क्या है कि आम, मतलब के जो आम बिजनेस के दौरान देना। मिसाल के तौर पे अगर मैंने उधार पे फर्नीचर खरीदा हुआ है, हर बंदा उधार पे फर्नीचर खरीदता है, मैंने भी खरीद लिया, तो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस कहलाता है। बात आई है समझ, ठीक है। एक कंपनी है, उसका टेक्सटाइल का काम है, हर बंदा उधार पे उनसे कोई चीज़ें ले लेता है टेक्सटाइल की, मैंने भी ले ली हैं, तो मैंने कोई गलत तो नहीं किया। वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर रहते हुए तो फिर खैर है। लेकिन अ पर्सन हु इज इंडेटेड टू द कंपनी अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है, उसके अलावा मैंने, मतलब एक टेक्सटाइल कंपनी, मैंने उसे उधार पकड़ा हुआ 10 लाख रुपए का उस बंदे से, वो उसका काम उधार देना थोड़ी है लोगों को, तो अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स हो गया ना काम। ओके जी, तो भाई मैं उस कंपनी का क्या है? ऑडिटर नहीं बन सकता। मतलब है कि एक प्राइवेट कंपनी है या एक पब्लिक कंपनी है, इधर से कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसके ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस से हटकर मैंने उससे कोई कर्जा लिया हुआ है, अगर तो एक बैंक है वो कर्जे ही देता है ना लोगों को, मैंने भी कर्जा ले लिया है, तो भाई इसमें क्या बुरी बात है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ही लिया है मैंने, ठीक है। लेकिन अगर
कोई और बिजनेस है, वो उसका काम डेट देना नहीं है, लेकिन मैंने उसे उधार पे पैसे पकड़े हुए हैं, तो भाईजान ये तो मसला हो गया ना फिर, ठीक है। तो मैं उसका ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकता। अब यहाँ पे वो उसने बताया द फॉलोइंग पर्सन विल नॉट बी डीम्ड टू बी इंडेटेड टू द कंपनी। हाँ, लेकिन वो कहते हैं ये जो दो तरह के हैं ना नीचे बातें, इसको मैं कर्जा नहीं समझता, इतनी छोटी बातें हैं कि इसको नहीं आपने इंडेट समझना, डेट नहीं समझना, कर्जा नहीं समझना। कौन सी बातें हैं? अ पर्सन हु ओज अ सम ऑफ मनी नॉट एक्सीडिंग 1 मिलियन रुपीज़ टू अ क्रेडिट कार्ड इशूअर। क्रेडिट कार्ड आपने लिया हुआ है किसी बैंक का और आपने उसको 1 मिलियन तक का देना है। क्रेडिट कार्ड का पता है ना कि आपके पास एक कार्ड आया था, जैसे एटीएम कार्ड का आपको पता होगा, उसको डेबिट कार्ड भी कहते हैं, कि आपके बैंक में पैसे हैं, आप एटीएम से या किसी भी जगह से शॉपिंग तब ही कर सकते हैं जब आपके अकाउंट में पैसे हैं, वरना नहीं कर सकते, वो डिक्लाइन हो जाता है कार्ड, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से मुराद क्या होता है कि आपकी लिमिट होती है जो वेरी करती है, डिफरेंट लोगों की डिफरेंट लिमिट है, जो जितना जिसका बैंक में पैसा हो उसके हिसाब से वो लिमिट दे देते हैं। अब वो होता ही है कि भाई आप उधार पे भी चीज़ें खरीद सकते हो, शॉपिंग कर सकते हो, पेमेंट्स कर सकते हो, ठीक है। वो महीने बाद आपके जितने भी वो क्रेडिट कार्ड के पैसे होते हैं वो आपने पे कर देने होते हैं उनको, ठीक है, वो आपके अकाउंट से कट जाते हैं। अच्छा, अब उन्होंने कहा कि अगर तो किसी बंदे ने, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई CMA है इस केस में, उसने किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है, लेकिन वो जो उधार है ना उसके ऊपर, जो उधार पे चीज़ें खरीदी हुई हैं या पेमेंट की हुई हैं, वो 10 लाख से कम है, तो कहते हैं यार इसको मैं उधार नहीं समझता, ये तो आम सी बात है, CA है, करोड़ों रुपए का करना चाहिए, 10 लाख का क्या है। तो कहता है भाई आई डोंट कंसिडर इट अ डेट, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे उसने कहा और अ पर्सन हु ओज अ सम टू अ यूटिलिटी कंपनी। यूटिलिटी से मुराद क्या है? बिजली गैस वाली कंपनियाँ, PTCL हो गया, ये ऊपर लिख लें, वैसे याद रहेगा। यूटिलिटी से मुराद क्या होता है? जो हमारी फैसिलिटीज़ के लिए होती है, जैसे वापडा, लेस्को वगैरह होगी, सही है, बिजली के लिए। फिर आप PTCL कर लें इंटरनेट के लिए, स्टॉम फाइबर वगैरह वो इंटरनेट है। देन आपका वासा हो गया, पानी का बिल, ठीक है। इस तरह के जो सुई गैस वगैरह, ये यूटिलिटी कंपनीज है। अ पर्सन हु ओज अ सम टू अ यूटिलिटी कंपनी इन द फॉर्म ऑफ अनपेड ड्यूज फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। 90 दिन से कम अभी टाइम हुआ है और आपने उनके पैसे नहीं दिया, मतलब है कि भाई 3 महीनों का या 2 महीनों का बिजली का बिल आया हुआ, पे ही नहीं किया, तो अब होना तो ये भी डेट ही कंसीडर चाहिए ना। मतलब है कि अगर मुझे उसने एक लेस्को वालों ने कहा कि जी आप आके हमारा ऑडिट करें, लेकिन मैंने लेस्को के 2 महीनों का बिजली का बिल नहीं पे किया हुआ, तो अगर ये शिक ना लिखी होती तो मैं तो मकरूज हो गया उसका, मैंने तो उसका ऑडिट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑर्डिनरी कोर्स से हट के ना लोग तो करते हैं पे, मैं अगर नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या है भाई कि मैं उसका मकरूज हूँ। लेकिन इसी वजह से उन्होंने इसको निकाल दिया इस शिक से। उन्होंने कहा कि भाई अगर तो 90 दिन तक आपने नहीं पे किया, ठीक है, फिर तो खैर है। हाँ, 90 दिन से ऊपर निकल गई ना बात, 95 दिन हो गए, 100 दिन हो गए, आपने उनके पुराने पैसे नहीं दिए, फिर आप उनके मकरूज हैं, तो आप उनके ऑडिटर पॉइंट नहीं हो सकते। और इस केस में पैसों की भी बात नहीं है, मज़े वाली बात ये, पैसों वाली जो बात है ना, लिमिट है 10 लाख की, वो क्रेडिट कार्ड के केस में बताई हुई है। निचले केस में वो कहता है चाहे आपने 10,000 रुपये देना है किसी का, कैसे ऑडिटर हो भाई, कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, कैसे CMA हो कि 90 दिन से ऊपर हो गए, 10,000 नहीं दिया जा रहा, 15,000, 50,000, मतलब अमाउंट की बात ही नहीं है यहाँ पे। सिंपल बात है कि अगर 90 दिन तक आप अनपेड हैं, उनके ड्यूज, आप इंडेटेड कंसीडर नहीं होंगे। लेकिन अगर इससे ऊपर निकल गया तो यू विल बी कंसीडर इंडेटेड टू दैट कंपनी, तो आप उनका ऑडिट नहीं कर सकते। क्लियर हो गई बात ये। नीचे आ रहे हैं, अ पर्सन हु हैज़ गिवन अ गारंटी और प्रोवाइडेड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद द indebtedness of any third person to the company other than in the ordinary course of business of such entities। ठीक है, अब इसको ज़रा समझें। मिस्टर एक्स है, उसने ABC लिमिटेड के पैसे देने थे, ठीक है। हम गए ABC लिमिटेड के बाद, हमने कहा मैं गारंटी देता हूँ कि मैं अगर ये बंदा पैसे नहीं देगा तो मैं आपको पैसे दूंगा। मैंने गारंटी दे दी एक बंदे की, किसको? कंपनी को, ठीक है। या मैंने सिक्योरिटी दे दी, सिक्योरिटी से मुराद अपनी कोई चीज़ रखवा दी कंपनी के पास कि भाई मैं आपके पास चीज़ रखवा रहा हूँ, ठीक है, अगर ये पैसे नहीं देगा तो आप ये चीज़ रख लेना। अब इस केस में भी देखें, अब सिचुएशन में मैं एक ऐसी फंस गया हूँ कि मेरा अब उस कंपनी के साथ रिलेशन बन चुका है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर एक्स जिसने पैसे देने थे वो पैसे नहीं देता उसको, तो किसको देने पड़ने हैं? मुझे देने पड़ने हैं। अब मैं कंपनी को खुश रखने के लिए किसी भी तरह का ऑडिट करने को तैयार हूँ कि यार अच्छा मैनू माफ़ कर दो, मेरे से ना लेना पैसे, मैं गारंटर तो था,
ठीक है, बात समझ आ रही है, लेकिन मैं फेवर लेना चाह रहा हूँ। तो भाई मैं इंडिपेंडेंस मेरी कहाँ से होगी, फिर इसके अंदर इंडिपेंडेंस कंप्रोमाइज़ होगी। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर ऑडिटर जो बंदा बनना चाह रहा है उसने किसी और पर्सन की गारंटी या किसी और पर्सन की सिक्योरिटी दी हुई है अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस को यहाँ पे वैसे हटा दें, ऑडिटर का काम गारंटियाँ देना थोड़ी है, ठीक है। तो भाई फिर आप उस कंपनी के ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकते। नीचे के अ पर्सन और अ फर्म who whether directly or indirectly has business relationship with the company other than in the ordinary course of business। सही है, अगर आपका या आपकी फर्म का कोई बिजनेस रिलेशनशिप है उस कंपनी के साथ, ठीक है, मिसाल के तौर पे इस अदर देन ऑर्डिनरी कोर्स ऑब्वियसली, मतलब वही है कि ऑर्डिनरी कोर्स से दोबारा वही बात है कि अगर एक टेक्सटाइल की कंपनी है तो, या एक फर्नीचर की कंपनी कर लें, ठीक है, फर्नीचर की कंपनी है, हमारी ऑडिट फर्म ने उनसे फर्नीचर भी परचेज़ किया हुआ अपने ऑफिस के लिए, तो इसमें तो नॉर्मल सी बात है ना, इसमें कोई बुरी बात क्या है, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी कोर्स है। लेकिन अगर हमारी फर्म ने उस कंपनी के साथ मिलकर कोई आईटी का सेटअप स्टार्ट किया हुआ है, दोनों ने कोई कंसल्टेंसी का, कोई ईआरपी का सेटअप स्टार्ट किया हुआ है, यार आओ हम मिलकर एक काम करें, अब ये देखें ये गलत है, क्योंकि हमारा उनके साथ बिजनेस रिलेशन हो गया ना, हमारे पार्टनर बन गए वो, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा था कि अगर कोई बंदा किसी कंपनी के किसी डायरेक्टर या ऑफिसर का पार्टनर है या उसका एम्प्लॉई है, यहाँ पर बात हो रही है कि अगर कोई बंदा उस कंपनी का पार्टनर है या बिजनेस रिलेशनशिप में है, किसी भी तरह के बिजनेस रिलेशनशिप में, ठीक है, जरूरी नहीं पार्टनर ही बनना है, ये भी हो सकता है चीज़ें उनसे को खरीदते हो लेकिन वो ऑर्डिनरी कॉस्ट में यूज़ नहीं होती, ठीक है, तो अब हम उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। जी पॉइंट है, अ पर्सन हु हैज़ बिन कन्विक्टेड बाय कोर्ट ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड एंड पीरियड ऑफ 10 ईयर हैज़ नॉट बिन इलैप्स फॉर द डेट ऑफ सच कन्विक्शन। अगर कोई बंदा फ्रॉड जिसने किया था, चार्टर्ड अकाउंटेंट था या सीएमए था, उसने फ्रॉड किया था और अदालत ने उसको फ्रॉडिया डिक्लेयर कर दिया है, कॉन्विक्ट मुजरिम है वो, तो भाई वो अगले 10 साल के लिए, जिस डेट से उसकी कन्विक्शन होनी है, मुजरिम उसने साबित होना है, उससे अगले 10 साल के लिए वो किसी भी कंपनी का ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। ऊपर तो हम पढ़ रहे थे ना कि आप उस कंपनी के नहीं हो सकते जिसके साथ आपके ये रिलेशन है। अब यहाँ पर जो बातें हैं ये हमने किसके लिए हैं भाई, किसी भी कंपनी के नहीं बन सकते। उसके बाद एच पॉइंट, अब बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट होती है सेपरेट लीगल एंटिटी, इसको ब्रैकेट में लिख लें, कैफ 7 में आपने पढ़ा होगा। बॉडी कॉर्पोरेट का लिटरल जो मीनिंग है ना, उसका डिक्शनरी मीनिंग वो है ही ये सेपरेट लीगल एंटिटी। पाकिस्तान के अंदर भाई ऑडिटर सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब है कि लिमिटेड लाइबिलिटी के अंदर काम नहीं कर सकते, ये मना किया हुआ है। किसने मना किया हुआ है? आई कैप का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑर्डिनेंस 1961 है, 1961 है, उसके अंदर लिखा हुआ है। कैफ 7 में आप लोगों ने पढ़ी होगी एक बात, सही है, वो क्या बात पढ़ी है कि प्रोफेशनल्स के केस में पार्टनरशिप फर्म्स जो हैं वो 20 से ज़्यादा लोग भी रख सकती हैं। क्यों? क्योंकि उनका रेलेवेंट कानून उनको मना करता है लिमिटेड लाइबिलिटी के तौर पे काम करने से। तो हमारा भी जो आई कैप है वो हमें मना करता है कि भाई आप लिमिटेड लाइबिलिटी में रहते हुए काम नहीं कर सकते, यू मस्ट हैव या यू मस्ट पोजेस अनलिमिटेड लाइबिलिटी, मतलब है कि बॉडी कॉर्पोरेट के तौर पर आप काम ही नहीं कर सकते। तो जब मना किया हुआ है तो कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट फिर ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकती, ठीक है। कोई कंपनी आ कहती है कि लिमिटेड कंपनी है, हाँ हमारे सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, हमें अपॉइंट करें, नहीं हो सकते। क्यों? आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी है, यू आर अ बॉडी कॉर्पोरेट। हर कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट भी होती है, कैफ 7 में पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ठीक है। नहीं जिन लोगों को आइडिया वो लेक्चर नंबर 3 है मेरा कैफ 7 का, वो यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, वो आप लोग सुन सकते हैं, ठीक है। लेक्चर 3 उसमें जो पार्ट है ना बॉडी कॉर्पोरेट का, आई बिलीव तकरीबन 10 मिनट के बाद जो स्टार्ट होगा वो आप लोग सुन लीजिएगा, उसमें डिटेल में बॉडी कॉर्पोरेट को वैसे डिस्कस किया हुआ है। तो अगर तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या CMAs बॉडी कॉर्पोरेट के तौर पे काम कर रहे हैं तो वो नहीं बना कर सकते। सिर्फ 2 ही सूरतों में आप कंपनी किसी कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं, या तो आप सोल हो या आप पार्टनरशिप फर्म हो, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होनी है, ठीक है। पॉइंट आई, अ पर्सन हु इज़ नॉट एलिजिबल टू एक्ट एज ऑडिटर अंडर द कोड ऑफ एथिक्स। भाई कोड ऑफ एथिक्स ने मना कर दिया है। कोड ऑफ एथिक्स पढ़ेंगे हम, इसमें चैप्टर 13 में थोड़ा सा पढ़ेंगे। वैसे इंशाल्लाह जब जैसे जैसे आप लोग जाते जाएंगे एथिक्स पढ़ पढ़ के आपने पागल हो ना, फिर आपने अनएथिकली ही रहना है। अनफॉर्चुनेटली आपने PRC लेवल पे भी पढ़े हैं, कैफ में पढ़े हैं, अभी आपने ऊपर जाके CFAP में पढ़ने हैं, MSA में भी पढ़ने, तो एथिक्स ही एथिक्स हो जाना है, लेकिन रहना सी अनएथिकली है, ठीक है। तो
अब अगर तो आई कैप के जो कोड ऑफ एथिक्स हैं या CMA के लिए उनके जो कोड ऑफ एथिक्स हैं, उसके अंदर जो जो चीज़ें करने का कहा गया था आप उसको नहीं फॉलो करते, तो उनके पास ज़ाहिर है एक इख्तियार है आपको क्या करने का, डिस्क्वालीफाई करने का, कि भाई आप इन एलिजिबल हैं, आप ऑडिट नहीं कर सकते। तो भाई अगर उसके अंदर लिख दिया गया है तो आप फिर अब कंपनी का किसी का भी ऑडिट नहीं कर सकते, ठीक है। J पॉइंट, अ पर्सन और हिज स्पाउस और माइनर चिल्ड्रन, अगर जो बंदा अपॉइंट होने जा रहा है या उसकी बीवी या उसके हस्बैंड और माइनर चिल्ड्रन 18 साल से कम वाले चिल्ड्रन, और इन केस ऑफ अ फर्म, अब ये तो बात हो रही थी ना इंडिविजुअल के लिए कि वो उसके जो है स्पाउस हो गया या उसके बच्चे हो गए। अब फर्म के केस में ऑल पार्टनर्स ऑफ सच फर्म हु होल्ड एनी शेयर्स ऑफ एन ऑडिट क्लाइंट और एनी ऑफ इट्स एसोसिएटेड कंपनी। हाँ ये ज़रा समझ लें, अगर एक शख्स है जी ये ज़रा बात इम्पोर्टेंट है अगेन, ये मैं आप लोगों को एडवाइस इस पर कर रहा हूँ कि भाई आपने ना इसको याद करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें ना कहानी बना के वो क्वेश्चन पूछेगा डिफरेंट चीज़ें ऐड करके, तो आपको पता होना चाहिए किसको किस तरह हमने लेकर चलना है। ये है जी एक इंडिविजुअल है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, और जो ऑडिटर बनना चाह रहा है, अभी बना नहीं है, ठीक है। ये है जी एक कंपनी, वैसे इस तरह की बना लेते हैं, एक कंपनी है, इसके डिफरेंट एसोसिएटेड कंपनीज हैं। एसोसिएटेड कंपनी का पता है ना, मतलब आप कह लें कि जो इसकी सब्सिडरी हैं या इसकी होल्डिंग है या जिसके अंदर इनकी 20% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, उनको एसोसिएटेड कंपनीज कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, ये बंदा इंडिविजुअल है अगर, ठीक है, तो इसके अपने या इसके स्पाउस के या माइनर चिल्ड्रन के कोई भी शेयर्स हैं इस कंपनी के अंदर या इस कंपनी की एसोसिएटेड कंपनीज के अंदर, तो ये बंदा उनका ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। सेल्फ इंटरेस्ट आ गया ना भाई, मतलब मेरे अपने शेयर्स हैं या मेरे स्पाउस के शेयर हैं या मेरे माइनर चिल्ड्रन के शेयर हैं। शेयर्स का मुझे पता है कि भाई अगर इस कंपनी के ऊपर मैंने नेगेटिव रिपोर्ट दे दी, अभी मैं नेगेटिव वर्ड यूज़ करता हूँ, क्वालिफाइड इसको बोला जाता है, ठीक है, आप ये लिख लें अगर लिखना है तो, वैसे जब हम पढ़ेंगे उस वक्त ज़्यादा समझ आएगी। क्वालिफाइड रिपोर्ट से मुराद क्या होता है कि जिसके अंदर कोई ना कोई मसला आ गया, ठीक है। अगर मैं क्वालिफाइड रिपोर्ट इशू करता हूँ तो ये ना हो कि भाई इनके शेयर्स की प्राइस ही कम हो जाए, मार्केट के अंदर लोग इन्वेस्ट करना छोड़ दें, अब इनमें तो मेरे भी शेयर्स हैं तो मेरा भी नुकसान हो जाएगा, इसके अंदर तो मेरे स्पाउस के शेयर हैं या मेरे माइनर चिल्ड्रन के शेयर हैं, तो भाई फिर ऐसी जगह पर इंडिपेंडेंस कहाँ पे रही, खत्म हो गई, सेल्फ इंटरेस्ट, फाइनेंशियल इंटरेस्ट आ गया, मैं ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। या अगर दूसरे केस में क्या है, फर्म है, पूरी फर्म है और उसके पार्टनर्स के ये वाला सीन हो गया, उनके शेयर्स हैं, ठीक है, कंपनी में या उसकी एसोसिएटेड कंपनी में, तो फर्म भी अपॉइंट नहीं हो सकती। बात आ गई समझ। चलें अब नीचे क्या है, प्रोवाइडेड दैट इफ सच अ पर्सन होल्ड्स शेयर प्रायर टू हिज अपॉइंटमेंट, लेकिन अगर उसके पास शेयर्स उसकी अपॉइंटमेंट से पहले थे, वेदर एज एन इंडिविजुअल और अ पार्टनर इन अ फर्म, द फैक्ट शैल बी डिस्क्लोज ऑन हिज अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर एंड सच पर्सन शैल डिसइन्वेस्ट सच शेयर्स विद इन 90 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट, ठीक है। AGM पे उसने अपॉइंट होना था, अब अगर उसके पास शेयर्स उसने बाहर में नहीं खरीदे, पहले से शेयर्स थे, तो ऐसे बंदे को पूछा रहेगा, असल में ना क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया होता है, सारी चीज़ें एक वो चेकलिस्ट बनाई होती है क्लाइंट ने, कंपनी ने, कि भाई ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, इतनी सारी चीज़ें हैं ना, उससे पूछे जाएंगे भाई लास्ट बात आ गई, अब सारी चीज़ें क्रॉस करेंगे, आखिरी भी इंशाल्लाह आप कर जाएंगे, बताएं आपके पास कोई शेयर्स तो नहीं, उसने कहा सर हैं, अब ये लास्ट बार में फंस गया, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब सिंपल सी बात, उसको एक ऑप्शन दिया जा सकता है कि यार देखो, अगर तो आप आपको पॉइंट कर लेते हैं 90 दिन के अंदर अंदर, अगर आप डिसइन्वेस्ट कर देंगे, आपके पास हैं या आपके स्पाउस के पास है, माइनर चिल्ड्रन के पास, क्या आप वो डिसइन्वेस्ट मतलब है कि वो शेयर सेल कर देंगे, अगर तो आप इस चीज़ की हामी भर लें, अगर आप कर देंगे तो हम आपको अपॉइंट कर लेते हैं, वरना हम आपको नहीं करेंगे। अगर वो उस वक्त कह देता है बार में नहीं करता, तो जाहिर जैसे 90 दिन आपके लैप्स करेंगे तो आप उसको क्या करेंगे, डिस्क्वालीफाई कर देंगे, चाहे वो पार्टनर हो किसी फर्म का, चाहे वो इंडिविजुअल बंदा हो। ओके भाई, अ पर्सन विल नॉट बी क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इफ ही इज ड्यू टू द अबव मेंशन्ड डिस्क्वालिफिकेशन इज डिस्क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ एनी अदर कंपनी विच इज़ दैट कंपनी सब्सिडरी और होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ दैट होल्डिंग। ये ज़रा बात समझ लें, इसको ना ज़रा स्टार बना लें।
वो कह रहा है कि भाई ऊपर हमने जितनी भी डिस्क्वालिफिकेशंस पढ़ी हैं, अगर एक शख्स उसमें से किसी भी बेस पे किसी कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाइड हो गया है तो वो उस कंपनी की होल्डिंग के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो गया है, वो उस कंपनी की सब्सिडरी के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो गया है, वो उस कंपनी की होल्डिंग की दूसरी सब्सिडरीज के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो गया। बात आइए समझ, दोबारा सुने। एक पर्सन है, ये कितनी है जी, कोई 4 और 6 10 तकरीबन बन जाती है ना ये, ठीक है। ये रिक्वायरमेंट्स, एक बंदा चार्टर्ड अकाउंटेंट है लेकिन इन 10 में से किसी भी वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो गया एक कंपनी के लिए, ABC कंपनी के लिए। कानून ये कह रहा है कि अब वो बंदा ना सिर्फ ABC कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाई हो गया है बल्कि ABC कंपनी की होल्डिंग के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो गया है, ABC कंपनी की सब्सिडरीज के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो गया है, ABC कंपनी की होल्डिंग की दूसरी सब्सिडरीज के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो गया है। आगे समझ बात, ये पेपर में आना है इस तरह क्वेश्चन, तो वहाँ पे आपने फिर कंफ्यूज नहीं ना, आपने एक बात याद रख लेनी है कि अगर आप एक कंपनी के लिए डिस्क्वालीफाई हो गए हैं तो आप उस कंपनी की एसोसिएटेड कंपनी जो कि उसकी सब्सिडरी है उसके लिए भी डिस्क्वालीफाई हैं, उसकी होल्डिंग के लिए भी डिस्क्वालीफाई हैं, उसकी होल्डिंग की दूसरी कोई सब्सिडरी है उसके लिए भी आप डिस्क्वालीफाइड हैं। ओके हो गया। नीचे, इफ़ आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट एन ऑल्टर बिकम सब्जेक्ट टू एनी ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, मतलब अपॉइंटमेंट के टाइम पे ओके था, बाद में कोई मसला आ गया है, ठीक है, he will be deemed to have vacated his office as alter with effect from the date of disqualification, तो उसी दिन से उसका ऑफिस खाली कर दिया जाएगा जिस दिन से वो डिस्क्वालीफाई हुआ है। मिसाल के तौर पे AGM पे एक बंदे को रखा, उस वक्त ठीक था, कोई मसला नहीं था, बाद में जा क्या हुआ, उसकी जो स्पाउस है वो डायरेक्टर बन गई कंपनी की। अब हमने तो कहा हुआ है कि भाई अगर कंपनी की डायरेक्टर हो आपकी स्पाउस या आपका स्पाउस तो आप उस कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते, पहले नहीं थी, अब बन गई है। तो जिस डेट को ये वाकया रूनुमा हुआ है उस डेट से आप क्या हो गए जी, फारिग हो गए, आप उसके ऑडिटर नहीं है। इसका मतलब क्या राइज हो गई है, कैजुअल वैकेंसी राइज हो गई है, तो 30 दिन के अंदर अंदर बोर्ड ने नया ऑडिटर अपॉइंट करना है। बात आगे नहीं, दोनों को लिंक करनी है आपने। नीचे एक बात देख लें, अ पर्सन हु इज नॉट क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी एक्ट्स एज ऑडिटर ऑफ कंपनी शैल बी लायबल टू पेनल्टी ऑफ लेवल 2 ऑन द स्टैंडर्ड स्केल। ये पेनल्टीज का आपको पता है कंपनीज एक्ट में लिखी हुई हैं। तो अगर एक बंदा क्वालिफाइड नहीं था लेकिन फिर भी वो झूठ बोल के या कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन दे के इस तरह की वो लग गया है, तो भाई आपने उस ऑडिटर के ऊपर भी लेवल 2 की पेनल्टी लगा देनी है। ये कितनी होती है इग्नोर करें, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। नीचे जी, द अपॉइंटमेंट एज ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ऑफ एन अनक्वालिफाइड पर्सन और ऑफ अ पर्सन हु इज सब्जेक्ट टू एनी डिस्क्वालिफिकेशन शैल बी वॉइड। वॉइड का आपको पता ही है कि वॉइड एब इनिशियो, शुरू से सिरे से इलीगल हो गया, वो चीज़ फारिग है। वेयर सच एन अपॉइंटमेंट इज मेड बाय अ कंपनी द कमीशन मे अपॉइंट अ क्वालिफाइड पर्सन इन प्लेस ऑफ द ऑडिटर अपॉइंटेड बाय अ कंपनी। ठीक है जी, अगर कंपनी ने, कंपनी से मुराद यहाँ पे आपके शेयर होल्डर्स की बात हो रही, अगर उन्होंने कोई डिस्क्वालीफाइड बंदे को ऑडिटर अपॉइंट कर दिया है तो अब कमीशन कहेगा बस सोनिया तेरे को नहीं होना, अब मैं करूँगा। ठीक है, तो अब फिर अगले वाला जो रेलिवेंट पर्सन है, मतलब कि कैजुअल वैकेंसी राइज होगी ना, वो कमीशन उसको करेगा। नीचे उन्होंने लिख दिया, रेफरेंस टू ऑफिसर और एम्प्लॉय विल नॉट बी इंटरप्रेटेड एज रेफरेंस टू ऑडिटर। मतलब है कि उन्होंने कहा है कि जहाँ जहाँ पे हमने ऑफिसर या एम्प्लॉय लिखा उसका मतलब ऑडिटर नहीं आपने लेना, क्योंकि ऑडिटर ना तो ऑफिसर है, कौन सा उनका मुलाजिम है, और ना ही एम्प्लॉय है, हम तो एक्सटर्नल बंदे हैं भाई, हम तो इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, तो इन्होंने वैसे लिख दिया वहाँ पे कि मतलब अगर फॉर एग्जांपल आप पहले वाला सिनेरियो पढ़ें डिस्क्वालिफिकेशन का, उसमें क्या है, पर्सन हु इज़, जो अभी है या पिछले 3 सालों में उनका डायरेक्टर अदर ऑफिसर या एम्प्लॉय रहा है, तो किसी के माइंड में ये ना आ जाए कि यार पिछले 3 सालों में मैं उनका ऑडिटर रहा हूँ तो मैं तो एम्प्लॉय रहा हूँ तो अब तो नहीं मैं बन सकता। नहीं, वो कहते हैं ये नहीं है, एम्प्लॉय से मुराद ऑडिटर नहीं यहाँ पे लिया जा रहा, ऑफिसर से मुराद ऑडिटर नहीं लिया जा रहा। ठीक है, तो यहाँ पे वो उससे मुराद वही लिया जा रहा है कि आप डायरेक्टर वगैरह या कुछ और हैं उसको। क्लियर है भाई, आगे समझ। तो क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है और कैफ 7 का आपका यही था। बाकी कल राइट्स एंड ड्यूटीज़ थोड़ी सी पढ़ लेंगे, वो भी कंपनीज एक्ट की ही बातें हैं, लेकिन वो थोड़ी जनरल सी बातें हैं, इंशाल्लाह उनको डिस्कस कर लेंगे। साथ साथ करते रहें, क्वेश्चन आपके माइंड में जैसे ही आता है अभी के अभी सवाल पूछें ताकि चीज़ें क्लियर हों। साथ साथ लेक्चर सुनते जाएँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से आप लोगों के टेस्ट भी स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।